हाँ जी। नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने गुहिल वंश की राणा शाखा पढ़नी स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़े थे हमीर। हमीर का शासनकाल कब से कब तक है? 1326 से 64। तो अब आप अगले राजा की हेडिंग डाल लीजिए। उन राजा का नाम है राणा लाखा। क्या नाम है? राणा लाखा। और राणा लाखा का जो शासनकाल है वो है 1382 से 1421। आप रोज रोज कहते हो ना कि सर आप कहानियां नहीं सुनाते। आज सुनो देगा नहीं कितनी कहानियां सुन सकते हो, क्योंकि राणा लाखा के अंदर कहानियां ही कहानियां है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं राणा लाखा। तो देखो, मैंने आपको जब गुहिल में शुरू करवाया था तब एक अभिलेख लिखवाया था, सामोली अभिलेख। और उस अभिलेख के अंदर मैंने लिखाया था कि ये अभिलेख जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। कहाँ की? जावर के खनन उद्योग की। और मैंने आपको बताया था कि उस समय जावर से शीशा और जस्ता निकलता था। अब देखो, जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि जहां से शीशा और जस्ता निकलता है वहां से कुछ मात्रा के अंदर चांदी निकलती है। तो इस राणा लाखा के समय में जो है वो जावर से अपनी चांदी निकलनी प्रारंभ हुई थी। क्या निकलना प्रारंभ हुई थी? चांदी निकलना प्रारंभ हुई, या फिर कह दो चांदी की खान प्राप्त हुई। अब देखो, राणा लाखा के काल के अंदर जावर से चांदी निकल रही है, इसका मतलब मेवाड़ आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। मेवाड़ की आर्थिक शक्तियां बढ़ती जा रही है। तो यानी ये एक आर्थिक जानकारी है। और हमने आपको बताया था कि हम आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जानकारी पढ़ते हैं राजाओं के अंदर। तो ये हो गई आपकी आर्थिक जानकारी। क्या कि जावर से इसके समय क्या निकलनी प्रारंभ हुई? चांदी निकलना प्रारंभ हुई। अब देखो, इसके शासनकाल के अंदर एक बंजारा था, जिस बंजारे का नाम था छित्र बंजारा। क्या नाम था? छित्र बंजारा। बंजारे मैंने आपको बताया हुआ है कि एक घुमक्कड़ जाति होती है जो घूम घूम के व्यापार करती है। एक बार यूपीएससी प्री के अंदर क्वेश्चन आया था कि बंजारे कौन होते हैं। तो बंजारे घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। अब व्यापारी थे तो व्यापारियों के पास में पैसे टके खूब सारे होते हैं। यदि व्यक्ति के पास में पैसे टके ज्यादा होगा तो फिर वो दान पुण्य का काम करेगा। तो किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से अच्छा पुण्य का काम और क्या हो सकता? तो ये चित्र बंजारा यहाँ पर अपने उदयपुर के अंदर एक गांव पड़ता था पिछोली। वहां पर एक झील का निर्माण करवाता है, इसलिए उस झील का नाम पड़ा पिछोला। तो चित्र बंजारे ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का। कहां पर? उदयपुर के अंदर। अब देखो, इस झील के पास में एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। एक बार आप लिख लीजिए कि इस झील के पास में नटनी का चबूतरा बना हुआ है, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो अब देखो, नट एक जाति होती है जो रस्सी का खेल दिखाने का काम करती है। तो ऐसे ही एक बार कोई एक नट था, वो राणा जी के दरबार में आया और आकर के कहा कि प्रणाम राणा जी, मैं नट हूं और मैं रस्सी का खेल दिखाने का काम करता हूं। तो राणा जी ने कहा अच्छी बात है, दुनिया के तमाम नट रस्सी का खेल दिखाने का काम करते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसने कहा नहीं, मैं अच्छा दिखाता हूँ। राणा जी ने कहा अच्छा, ऐसा क्या दिखाता है तू कि औरों से अच्छा दिखाता है? तो इसने कहा मेरी जो नटनी है वो पिछोला क्रॉस कर सकती है। राणा जी ने कहा ठीक फेंक रहा है यार, सुबह से मैं ही मिला तुझे मूर्ख बनाने के लिए। तुझे पता है पिछोला कितनी लंबी है? इस छोर पर खड़े होते हैं तो वो छोर दिखाई नहीं पड़ता है, और तू कहता है तेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर देगी। उस नट ने कहा यदि कर दी
तो राणा जी अपने फॉर्म में आए हुए थे। राणा जी ने कहा यदि तेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर दे तो मैं तुझे आधा मेवाड़ दे दूं। तो नट ने कहा आप तो कल संडे है, कल ही रखो। अब भाई संडे के दिन प्रतियोगिता रखी गई और पूरे मेवाड़ के अंदर घोषणा करवाई गई कि कल संडे को नटनी जो है वो क्या करेगी, पिछोला क्रॉस करेगी। अब भाई दूर दूर से जनता देखने को आई कि आज क्या कर रही है, नटनी पिछोला क्रॉस कर रही है। अब पिछोला झील के दोनों तरफ पिलर रोपे गए और उनके बीच में एक रस्सी बांधी गई। और अब जो नट की लुगाई नटनी थी उसको कहा कि अब इसके ऊपर चल। अब भाई नटनी ने धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया और वो धीरे धीरे करती आधी पिछोला क्रॉस कर गई। और अब सारी जनता तालियां बजाए, आउटिंग करे कि यस थोड़ा सा और बचा है, तुम कर सकती हो। पर बेचारे राणा जी का बेचारे का जीवड़ा धक धक करे और वो अपने सिंहासन के इधर उधर चक्कर मार रहे और सोच रहे कि यदि ये पिछोला क्रॉस कर गई तो मुझे इसको आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। तो आधा मेवाड़ में इसको इधर से दूं कि इधर से दूं, इधर से टैक्स आता है इतना, इधर से टैक्स आता है इतना। तभी राणा जी की नजर पड़ी कि उसके पास में जो उसके मंत्री बैठे हैं वो भी बैठे हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो राणा जी ने अपने मंत्रियों, जो पास में मंत्री बैठा था, उसको कहा कि मूर्ख क्यों हंस रहा है। तो उस मंत्री ने कहा देखो राणा जी कितना बढ़िया गेम चल रहा है, पागल का ये पिछोला क्रॉस करने ही वाली है, मजा आ रहा है ना गेम के अंदर। तो राणा जी ने कहा ओ गेम, तुझे पता है यदि ये पिछोला क्रॉस कर गई तो मुझे इसको आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, और यदि मैंने इसको आधा मेवाड़ दिया तो फिर मैं आधे मेवाड़ का ही राजा बचूंगा। यदि मेरे पास में राज्य आधा होगा तो फिर मेरे मंत्री भी आधे ही होंगे। भाई राज्य बड़ा तो मंत्री ज्यादा, राज्य छोटा तो मंत्री कम। तो राणा जी ने कहा तू देख लेना तेरा जुगाड़। उस मंत्री ने कहा अच्छा ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो राणा जी ने कहा अब सोच ले, अब कौन सी लेट हो गई। तो वो जो नटनी थी उस नटनी का एक बच्चा वहीं पर बैठा था। तो वो मंत्री उस बच्चे के पास में गया और जाकर के खींच करके उसको थप्पड़ मारा। अब जैसे ही बच्चे को थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया मम्मी मम्मी। और मम्मियों का दो चीजों की तरफ ध्यान बिल्कुल ही जाता है, वो है पहला तो कहीं पर दूध उफड़ रहा हो, दूसरा कहीं पर बच्चा रो रहा हो। अब जैसे ही बच्चा रोया मम्मी मम्मी, तो माँ थी, माँ का तो ध्यान बच्चे की तरफ गया। तो नटनी का ध्यान उस बच्चे की तरफ गया, यानी गेम से ध्यान हट गया। पूरा ध्यान का ही खेल था, वो नीचे गिर गई। भाई एक रस्सी के ऊपर चलना तो पूरे का आपका ध्यान का ही खेल है, यदि आपका थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर गया तो आप गिर जाओगे। तो वो नटनी पिछोला झील के अंदर गिर गई और जैसे ही गिरी राणा जी कूद के खड़े हुए और राणा जी ने कहा यस मजा आ गया, जीत गए जीत गए। उस नट ने कहा राणा जी आपको जीत की पड़ी, जीत हार की पड़ी है, मेरी तो एक ही नटनी थी, मेरा तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया। तो राणा जी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें दिल छोटा नहीं करते, मैं इस झील के किनारे एक इस नटनी का चबूतरा बना दूंगा, तू यहाँ पर सुबह शाम आ जाया कर और फील ले लिया कर कि ये चबूतरा किसका है, मेरी नटनी का है। तो इस झील के पास में क्या है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अब देखो हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं, मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कौन से वंश का शासन है, गुहिल वंश का। इसके जैसी की जैसी एक रियासत और थी, उस रियासत का नाम था बूंदी। क्या नाम था, बूंदी। हाड़ा चौहानों की रियासत थी। भाई चौहान वंश का शासन था, चौहान वंश के अंदर भी कौन से, हाड़ा चौहान। और इन जो हाड़ा चौहान थे इनकी जो राजकुमारियां आगे शादी करके जाती वो कहलाती हाड़ी रानी। क्या कहलाती, हाड़ी रानी। तो अपने लाखा जी एक बार किसी एक हाड़ी रानी से शादी करके आए थे, मतलब बूंदी की राजकुमारी से शादी करके आए थे। अब शादी के 3-4 दिन बाद राणा लाखा उस रानी के पास में बैठ करके खाना खा रहे थे, तो उन्होंने यूं ही पूछा कि मन लग गया तुम्हारा यहाँ पर। तो उस रानी ने कहा जी हाँ लग गया। तो भी लाखा जी ने कहा तुम यूं उदास उदास सी रहती हो, थोड़ा बाहर घुमा करो, यूं अंदर ही अंदर मत रहा करो, तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। और तुम जो है वो कल अपने चित्तौड़ देख कर गया ना, वैसे भी हमारा चित्तौड़ बहुत सुंदर है। उस रानी ने कहा नहीं जी देख लिया। लाखा जी ने कहा अच्छा देख लिया,
उस रानी ने कहा जी हाँ। तो लाखा जी ने कहा बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा चित्तौड़। उस रानी ने कहा अच्छा है, अच्छा है। लाखा जी ने कहा अच्छा है केवल। उस रानी ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है। और महिलाओं को पियर से बेहद प्यार होता है। यदि उनके गांव में एक आम का पेड़ भी होगा तो फिर वो यही कहेगी कि हमारे गांव के अंदर तो आम के पेड़ बहुत सारे हैं। उनको उनके गांव की बातों को बढ़ा चढ़ा करके करने के अंदर आनंद आता है। तो आपको किसी महिला से अच्छे से बना के रखनी है घर के अंदर, तो आपको उसके पीहर की बड़ाई करनी पड़ेगी, धाप धाप के। तो इस रानी ने भी अपने गांव की यानी अपने पीहर की बड़ाई की। तो इसने कहा बूंदी अच्छा है। तो अपने राणा लाखा खाना खा रहे थे, लेकिन इस बार वाला उनका हाथ वही रह गया। और लाखा जी ने कहा ये वापस रिपीट करना तूने जो अभी बोला। उसने कहा अच्छा है, चित्तौड़ भी अच्छा है, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है। लाखा जी ने कहा इसका मतलब तूने चित्तौड़ ढंग से नहीं देखा। उधर से देख, फ्रंट से देख, वो पद्मिनी के महल देख, वो गोरा बादल के महल देख, फिर आकर के बता कि कैसा है चित्तौड़। उसने कहा देख लिया जी, अच्छा है चित्तौड़, पर बूंदी से अच्छा नहीं है। बूंदी बूंदी है। और आप इस बार आना ससुराल, मैं दिखाती हूँ आपको कि आपका ससुराल क्या चीज है। लाखा जी ने कहा हो ही नहीं सकता। उस रानी को लगा कि लाखा जी गुस्सा हो रहे हैं। तो रानी ने कहा अच्छा है जी, अच्छा है, चित्तौड़ भी बहुत अच्छा है। लाखा जी ने कहा सीरियसली बता, चित्तौड़ अच्छा है कि बूंदी। तो उस रानी ने हंस करके जवाब दिया कि अब आप इतना ही सीरियसली पूछ रहे हो तो बूंदी अच्छा है। अब लाखा जी ने जैसे ही ये सुना, लाखा जी तनतनाते हुए बाहर आए और बाहर आकर के अपने सैनिकों यानी मंत्रियों को आदेश दिया कि सेना तैयार की जाए, हम बूंदी पर आक्रमण करेंगे। मंत्रियों ने कहा साहब क्या बात हो गई। तो लाखा जी ने कहा कि मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे अच्छा किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। पर रानी का कहना है कि बूंदी चित्तौड़गढ़ से अच्छा है, तो गिरा दिया जाए बूंदी को। पहली बात तो कि वो चित्तौड़ से अच्छा है भी नहीं, दूसरी बात यदि है भी तो गिरा दिया जाए बूंदी को। मंत्रियों ने कहा साहब दिमाग खराब हो गया, आपने 4 दिन पहले जाकर के वहां पर तोरण मारा था, आज आप वहां पर जाकर के तलवारें मारोगे तो लोग क्या कहेंगे कि ठीक जवाई है यार, लड़ाइयां करता घूमता रहता है, अपने ससुराल पर ही आक्रमण कर दिया। लाखा जी ने कहा मुझे नहीं पता, पर मैंने सौगंध खाई है कि जब तक मैं बूंदी को गिरा नहीं दूंगा तब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। मंत्रियों को लगा यार ठीक जिद्दी आदमी है। वो मंत्री उस रानी के पास में गए और जाकर के कहा कि क्या कह दिया तूने डाकी को, मान ही नहीं रहा बेरी। अब वो रानी लाखा जी के पास में आई और आकर के कहा कि अब यूं मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या। लाखा जी ने कहा मैंने तुझसे 3 बार पूछा था सीरियसली, और मैंने कहा सीरियस बता, चित्तौड़ अच्छा है कि बूंदी। तो तूने क्या कहा था कि बूंदी जो है वो चित्तौड़ से अच्छा है। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे है चित्तौड़ से बूंदी अच्छा, मैं बूंदी को गिरा दूंगा। अब मंत्रियों को लगा कि यार मामला तो सीरियस हो गया। तो उनमें से कोई एक शाणे मंत्री थे, वो आगे आए और आकर के लाखा जी को कहा कि लाखा जी हम एक काम करते हैं, हम इस चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाते हैं और उसके ऊपर लिखवाते हैं बूंदी का किला, यानी हम नकली बूंदी बनाते हैं। आप एक बार तो अब उसे गिरा लो ताकि आपके जो कस्मे वादे खाइए वो पूरे हो जाए। और असली बूंदी का क्या है, अपने आज नहीं तो 4 महीने बाद जाकर के कभी गिरा देंगे। अब लाखा जी ने कहा आपको जो कुछ करना है जल्दी करो, मुझको भूख लग रही है भयंकर। तो अब चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाया गया, उसके ऊपर नाम लिखाया गया बूंदी का किला, यानी नकली बूंदी बनाया गया। और इधर से अपने लाखा जी अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के रवाना हुए और बाकायदे घोषणा करवाई गई कि राणा लाखा अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के बूंदी आक्रमण पर जा रहे हैं, यदि किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसे नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। यूं माहौल पूरा सेट किया गया। अब जैसे ही लाखा जी पहुंचे तो मंत्रियों ने कहा साहब वो रहा कमरा, आप तो यहाँ से एक तीर मारो उतने में कमरा गिर जाएगा। अब जैसे ही लाखा जी तीर चलाने लगे उतने में सामने से एक सनसनाता हुआ तीर राणा लाखा के पास में आकर के गिरा। तो राणा लाखा ने कहा जाकर के देखो रे वहां पर क्या है। तो वहां पर जाकर के देखा तो वो जो एक हाड़ी रानी थी, इसका एक 15 साल का भाई साथ में आया हुआ था, उसका नाम था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था, कुंभाहाड़ा। अपने आज भी रिवाज है कि जब बहन की शादी होती है तब साथ में कोई भाई वगैरह कोई जाता है,
तो उस समय भी हाड़ी रानी के साथ में इसका एक भाई आया हुआ था साथ में, जिसका क्या नाम था, कुंभाहाड़ा। ये उधर से तीर चला रहा सामने से। अब सैनिक गए और कुंभाहाड़ा को पकड़ करके राणा लाखा के पास में लेकर आए और ला करके कहा कि ये रहा लाखा जी, आप वाला साड़ा है, ये चला रहा है उधर से तीर। तो लाखा जी ने पूछा क्यों चला रहा है तू उधर से तीर? तो उस कुंभाहाड़ा ने कहा कि आप तो ये बताओ कि मैंने सुना है ये जो आपने कोई कमरा बनाया है, ये कोई नकली बूंदी बनाया है? लाखा जी ने कहा हाँ, और आप इसको गिरा करके अपने कोई कस्मे वादे पूरा करना चाहते हो? अरे लाखा जी ने कहा हाँ यार, तू साइड में हट जा, भूख लग रही है मेरे को भयंकर। उस लड़के ने कहा नहीं, यदि आपको ये बूंदी गिराना है तो पहले मुझको मारना पड़ेगा। बूंदी चाहे असली हो चाहे नकली हो, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है आप बूंदी नहीं गिरा सकते, वरना मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि आप यूं बूंदी को गिरा करके जश्न मनाओगे। मुझसे तो ये आज देखा जाए ना या कल देखा जाए। फिर फाइनली उस लड़के को मारना पड़ा, उसके बाद में वो नकली बूंदी गिराई गई। उस लड़के की वीरता के ऊपर अपने राजस्थानी के अंदर क्या खूबसूरत सा दोहा लिखा गया है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर गमशान, सिर टूटिया बिन क्यों फिर असली गढ़ पर आन। कि हमने बिना युद्ध किए तो नकली किला भी नहीं दिया था, यदि बात असली किले पर आती तो पता नहीं कितने हड़ा अपने सिर कटवाने के लिए तैयार रहते। इसलिए अपने यूं राजस्थान के अंदर वीरता के दोहे भरे पड़े, और वीरता की गाथाएं अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी है। यदि आप, मैं आज भी कहता हूं कि आप आउट ऑफ राजस्थान भी जाते हो, मानो कहीं दूसरे राज्य में जाते हो और वहां पर जाकर के कहते हो कि आप राजस्थान के हो, तो सामने वाले के मन में एक ही थॉट आता है कि व्यक्ति वीर है, व्यक्ति बहादुर है। भले ही आपको लगता हो कि यदि यहाँ पर लड़ाई होगी तो सबसे पहले मैं भागूंगा, पर उनको लगता है कि ये बंदा बहादुर है। इसलिए आज भी लगभग हर कोई राजस्थान वालों से डरता है कि यार बंदे बहादुर हैं, और गद्दारी तो अपने खून में ही नहीं है। तो इसलिए कुंभाहाड़ा जो है वो क्या कर गया, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए क्या कर गया था, मारा गया था। एक बार आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो क्या पता इस बार फिर पूछ ले। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएस प्री के अंदर। किसके अंदर, आरएस प्री के अंदर, कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? तो वो मारा गया था आपके कुंभाहाड़ा। ठीक है, अब देखो हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं, मेवाड़। मेवाड़ रियासत का हमें कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, गुहिल वंश। और इस गुहिल वंश के कौन से राजा पढ़ रहे हैं, राणा लाखा। इस राणा लाखा का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था चुंडा। क्या नाम था, चुंडा। और मैंने आपको बताया कि ज्यादातर मेवाड़ के अंदर जो बड़ा बेटा होता वही राजा बनता था, और जो अगला राजा बनता उसको कहा जाता था युवराज। यानी मेवाड़ का भी युवराज कौन है, चुंडा। और चुंडा ही बड़ा शक्तिशाली राजकुमार था, वो राणा लाखा के समय ही वो शासन संभालने लग गया था। अब जैसे जैसे अपनी ये रियासत थी मेवाड़, वैसी की वैसी अपनी एक रियासत और थी, उस रियासत का नाम था मारवाड़। क्या नाम था, मारवाड़। और इस मारवाड़ के अंदर जिस वंश का शासन था उसका नाम था राठौड़ वंश। और इस लाखा के समय जो मारवाड़ के राजा थे उनका नाम था राव चुंडा। राव मारवाड़ वाली उपाधि धारण करते थे और चुंडा राजा का नाम था। इधर राजकुमार चुंडा है, इधर राजा चुंडा है। और इस राव चुंडा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई। अब हंसाबाई की उम्र जो है वो शादी की योग्य हो रखी थी, तो मारवाड़ का राजा राव चुंडा सोच रहा है कि यार हंसाबाई की शादी करनी है, और हंसाबाई की शादी किसी एक ऐसे राजकुमार के साथ में की जाए
जो अगला क्या बने, कहीं का राजा बने। भाई यदि हंसाबाई की शादी जिसके साथ में की जाएगी वो राजा बनेगा, तो उसके बाद में जो हंसाबाई के जो बेटे होंगे वो भी उसका अगला क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। और हर कोई राजा चाहता कि मेरी बेटी का बेटा अगला क्या बने, कहीं का राजा बने। तो राज राव चुंडा सोच रहा है कि यार हंसाबाई की शादी किसी बड़ी रियासत के अंदर की जानी चाहिए। तो बड़ी रियासत कौन सी, मेवाड़। मेवाड़ रियासत का राजकुमार कौन है, चुंडा। तो राव चुंडा सोच रहा है कि हंसाबाई की शादी जो है वो अपने किसके साथ में करते हैं, राजकुमार चुंडा के साथ में करते हैं। और इस राव चुंडा ने अपने 5 दूतों को यहाँ से भेजा मेवाड़, कि आप जाओ और हंसाबाई की शादी किसके साथ में तय करके आओ, राजकुमार चुंडा के साथ में तय करके आओ। अब भाई मेवाड़ से 5 दूत, मारवाड़ से 5 दूत गए मेवाड़। अब अगले दिन राणा लाखा का दरबार लगा हुआ है, सिंहासन पर राणा लाखा बैठे हुए, उनके पास में ही चुंडा बैठा हुआ है। भाई उस समय चुंडा शासन संभालने लग गया था। तो गेट कीपर आया और आकर के कहा कि राणा जी मारवाड़ से 5 दूत आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। राणा जी ने कहा लाओ भाई उन्हें सहज सम्मान अंदर लेकर के आओ। अब उन 5 दूतों को अंदर ला करके गया तो राणा जी ने कहा हाँ भाई बताओ मारवाड़ के अंदर सब राजी खुशी। तो उन दूतों ने कहा कि जहां पर राणा की कृपा हो वहां पर क्या दुख हो सकते हैं। तो लाखा जी ने कहा बताओ भाई हमारे लिए क्या समाचार लेकर के आए हो। तो उन 5 दूतों ने कहा कि हम जो है वो मारवाड़ से नारियल लेकर आए। नारियल का मतलब हम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए। अब जैसे ही लाखा जी ने ये सुना कि हम नारियल लेकर आए, और लाखा जी जोर जोर से हंसे। और लाखा जी ने कहा कि क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में भी हमारे लिए नारियल आ रहे हैं। क्योंकि लाखा जी को लगा कि रिश्ता उनके लिए है। और जैसे ही ये उन दूतों ने सुना, दूतों ने कहा सॉरी सॉरी सर, हम नारियल आपके लिए नहीं, हम नारियल आपके राजकुमार चुंडा के लिए लेकर आए। अब जैसे ही लाखा जी ने यह सुना, लाखा जी तो चुप हो गए, पर जो सामने जनता बैठी थी वो हंसी जोर जोर से, और कहा कि यार लाखा जी को देखो, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं। भाई मतलब बुढ़ापे में भी ब्याह करना है डोकरे को अभी तक। अब जब सारी जनता हंसी तो यूं चुंडा को बड़ा बुरा लगा। भाई आपके सामने आपके पापा के ऊपर कोई हंसे तो आपको बुरा तो लगेगा। तो चुंडा को बुरा लगा तो चुंडा खड़ा हुआ और उन 5 दूतों को कहा कि थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन भले ही मेरे पिताजी गलती से आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, अब आपकी राजकुमारी मेरे लिए मम्मी समान है। मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। आप अपनी राजकुमारी की शादी मेरे पिताजी राणा लाखा के साथ में करवाइए। उन दूतों ने कहा कि यार चुंडा, तू एक बार अपने पिताजी को ढंग से देख ले ऊपर से नीचे तक। यदि तेरा जीव मान जाए कन्या बर्बाद करने को तो हम तो कर देंगे। भाई हम क्यों कर दे इस बूढ़े आदमी से शादी, फिर बड़ा बेटा तू है, मेवाड़ का अगला राजा तू बनेगा। यदि हम हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ में कर भी दे तो जो हंसाबाई का बेटा होगा वो तो अगला राजा नहीं बनेगा। भाई बड़ा बेटा तू है, तू राजा बनेगा तो वो तो कहीं का सामंत बनेगा। तो हम ये तो चाहेंगे ना कि हमारी जो बेटी का बेटा होगा वो कहीं का अगला राजा बने। तो राजकुमार चुंडा ने कहा कि यदि आपको यह लगता है कि आपकी बेटी का बेटा ही अगला राजा बने तभी आप शादी करो, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मेवाड़ का राजा आपकी बेटी हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। आप तो बस अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह किसके साथ में करवाओ, राणा लाखा के साथ में करवाओ। या तो महाभारत काल के अंदर हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु। एक दिन शाम का समय था, महाराज शांतनु नदी के पास टहल रहे थे, तभी उन्हें वहां पर एक सत्यवती नाम की युवती दिखाई देती है। अब महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। वो सत्यवती के पिताजी से जाकर के मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती के पिता कहते हैं कि महाराज शांतनु इसकी बात कल दरबार में की जाएगी। अब अगले दिन महाराज शांतनु का दरबार लगा हुआ है और वहीं पर एक महाराज शांतनु का राजकुमार था जिसका नाम था देवव्रत, वो बैठा हुआ है। अब सत्यवती के पिता दरबार में आते हैं और आकर के कहते हैं
कि राजकुमार देवव्रत, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देवव्रत ने कहा, जी कहिए। कि राजकुमार देवव्रत, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता मेरी बेटी सत्यवती से शादी करना चाहता है? राजकुमार देवव्रत ने कहा, जी मालूम है। तो राजकुमार देवव्रत, मेरा पूछना यह है कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद में हस्तिनापुर का अगला राजा कौन बनेगा? राजकुमार देवव्रत ने कहा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? बड़ा बेटा मैं हूं, मैं राजा बनूंगा। मैं राजकुमार हूं, मैं शासन संभालता हूं, मैं युवराज हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, तो बड़ा बेटा राजा बनता है तो राजा तो मैं ही बनूंगा। तो महाराज उस सत्यवती के पिता ने कहा, नहीं, यदि तुम ये वादा करो कि जो सत्यवती होगी उसके बेटे को आप हस्तिनापुर का राजा बनाओ, तो हम सत्यवती की शादी महाराज शांतनु से करें, अन्यथा नहीं। तो राजकुमार देवव्रत कहता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अगला हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, बल्कि हस्तिनापुर का अगला राजा सत्यवती के बेटे को, अर्थात आपके नाती को बनाया जाएगा। तो राजकुमार सत्यवती के पिता वापस पूछते हैं राजकुमार देवव्रत से कि राजकुमार देवव्रत, तुम शादी तो करोगे? अब राजकुमार देवव्रत ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? अब ठोस रूप से करूंगा, जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा, जितना जनसंख्या के अंदर अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा। सत्यवती के पिता ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे जो पुत्र होंगे और सत्यवती के जो पुत्र होंगे, अर्थात तुम्हारे जो सौतेले भाई होंगे, उनकी आयु लगभग बराबर होगी। भाई तुम्हारी भी आयु शादी के योग्य है, तुम भी शादी करोगे और तुम्हारे पिता भी अभी शादी करेंगे, तो तुम्हारे और तुम्हारे पिता के जो पुत्र होंगे उनकी आयु लगभग बराबर होगी। तो कल को तुम्हारे बेटे ये क्लेम कर देंगे कि पिताजी तो भोले पड़ गए थे इसलिए राजा नहीं बने, हम तो राजा बनेंगे, हम इसको हटाएंगे और राजा बनेंगे। तो राजकुमार देवव्रत कहता है कि यदि आपको इतनी शंका है, आपको इतना संदेह है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी भी नहीं करूंगा। उस समय राजकुमार देवव्रत ने दो भीषण प्रतिज्ञाएं की थी। पहला तो कि मैं शादी नहीं करूंगा, दूसरा कि मैं, पहली तो कि मैं राजा नहीं बनूंगा और दूसरा कि मैं शादी नहीं करूंगा। इसलिए हम उसको कहते हैं भीष्म। इधर अपने चुंडा दो तो प्रतिज्ञा नहीं करता, चुंडा अपने एक ही प्रतिज्ञा करता है। चुंडा कहता है मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी करूंगा, जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा, जितना जनसंख्या में अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा। तो अपने चुंडा जी ने बाकायदे शादी की थी और इस चुंडा के पीछे पूरा एक वंश चला है जिसका नाम है चुंडावत। होता क्या है, जब मैं स्टूडेंट को क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ तब स्टूडेंट खड़ा होता है और कहता है कि सर चुंडा जी ने तो शादी नहीं की थी ना। तो चुंडा जी ने शादी की थी, चुंडा जी के पीछे पूरा एक वंश चला है जिसका नाम है चुंडावत। पर जिस समय भाई भाई को मार के राजा बनता था, बेटा बाप को मार के राजा बनता था, उस समय कोई बेटा अपने बाप की शादी के लिए अपने राज्य और राज को त्याग देता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो अपने चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। तो ध्यान रखना कि चुंडा ने एक ही प्रतिज्ञा ली थी। कौन सी? कि मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा किसे बनाया जाएगा? हंसाबाई के बेटे को। तो एक बार थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं इसको। तो आप ये तो लिख लोगे कि राव चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में किया। इस समय लाखा के बड़े बेटे चुंडा ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि मेवाड़ का अगला राजा हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ठीक है, अब भाई ये बात तो तय हो गई कि भाई अगला राजा कौन बनेगा? जो हंसाबाई का जो बेटा होगा वो अगला राजा बनेगा। तो चुंडा क्या बनेगा? कहीं का सामंत। तो इस मेवाड़ के अंदर जो सबसे प्रमुख जो ठिकाना था या सबसे बड़ा जो ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम था सलूम्बर। क्या नाम था? सलूम्बर। यानी मेवाड़ के अंदर जो सबसे बड़ा कोई सामंत होता था वो कहाँ का होता था? सलूम्बर का सामंत होता था।
अब लोगों ने कहा कि भाई साहब चुंडा ने फर्स्ट सीट छोड़ी है, सेकंड सीट तो दो भाई, ये इसके अंदर राज्य इन्होंने छोड़ा है तो इन्हें कहीं का सामंत तो दो, और सामंत बनाओ तो बड़ा तो बनाओ। तो जो है चुंडा को सलूम्बर का सामंत बनाया गया। भाई राज छोड़ दिया, राज तो अपने छोटे भाई को दे दिया, तो बड़े भाई को बड़ी जागीर तो मिलनी चाहिए। तो बड़ी जागीर कौन सी थी? सलूम्बर। तो चुंडा को कहाँ का सामंत बनाया गया? सलूम्बर का सामंत बनाया गया। मैं लिख ही देता हूं आपको ना। इस त्याग के कारण चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दिया गया। अब भाई लोगों ने कहा चलो ठीक है, आपने चुंडा के लिए तो अच्छी खासी व्यवस्था कर दी, पर चुंडा के बेटों के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। भाई अब तो हंसाबाई के बेटे के बाद में हंसाबाई का बेटा, हंसाबाई के बेटे का बेटा राजा बनेगा, उसके बाद में उसका बेटा ऐसे राजा बनेगा। तो इधर चुंडा को भी तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, चुंडा के बेटों को भी। तो इस चुंडा के बेटों को या फिर सलूम्बर का जो सामंत होता था उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए, प्रिविलेजर्स दिए गए। तो आप लिखो कि सलूम्बर के सामंत के विशेषाधिकार। सलूम्बर के सामंत के विशेषाधिकार, यानी जो कोई सलूम्बर का सामंत बनेगा उसको ये सारे विशेषाधिकार तो होंगे ही होंगे। वो कौन कौन से अधिकार है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला अधिकार तो ये दिया कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है? चुंडा। चुंडा ने खुद कहा है कि मैं मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनूंगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनूंगा। तो ये उसको वंशानुगत दे दो। भाई मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, ये कहाँ का सामंत डिसाइड करेगा? सलूम्बर का। मैं कह सकता हूँ कि मेवाड़ के राणा का राज तिलक करेगा। भाई राजा बनना डिसाइड करेगा तो राज तिलक भी वही करेगा। तो सबसे पहली बात तो आप लिखो, वह मेवाड़ के राणा का राज तिलक करेगा। भाई किसको राजा बनाना है और किसको राजा नहीं बनाना है ये डिसाइड कहाँ का सामंत करेगा? सलूम्बर का। दूसरी बात कि वो राणा के साथ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। मानो कहीं पर आपको दुर्ग बनाना है, उसके लिए आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है, आपको चेक लेना है 50 लाख का। तो एक साइन तो किसके होंगे? आपके राजा के, और एक तरफ साइन किसके होंगे? सलूम्बर के सामंत के। तो दूसरा लिखो कि वह मेवाड़ के राणा के साथ सभी कागज पन्नों पर क्या करेगा? साइन या हस्ताक्षर करेगा। तीसरी बात कि राजा को कहीं घूमने जाना है, अपने राज्य से दूसरे कहीं राज्य घूमना, विदेश जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है। तो अब राजा तो राजधानी के अंदर है नहीं, तो अब राजा की अनुपस्थिति के अंदर राजधानी को कौन संभालेगा? वो सलूम्बर का सामंत संभालेगा। भाई राजा कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो
ये अपनी राजधानी है वो किसको बुला करके जाएगा? ये जाएगा सलूम्बर के सामंत को। तो दूसरा, तीसरा कारण, राणा की अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा। अब अगला कारण दिया कि मेवाड़ की जो सेना होगी उसका जो हमेशा लीडर होगा वो कहाँ का सामंत होगा? सलूम्बर का सामंत। यानी राजा कहीं पे भी युद्ध करने जाएगा तो उस राजा के आगे जो फ्रंट के अंदर खड़ा होगा वो कहाँ का सामंत होगा? सलूम्बर का। तो अगला कारण लिखो, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। तो ये भाई चार अधिकार जो है वो सलूम्बर के सामंत को क्या करे? दिए गए। यानी सलूम्बर का जो कोई नया सामंत बनेगा, जो चुंडा का वंशज ही बनेगा, तो चुंडा के वंशजों के पास में ये चार क्या होंगे? अधिकार होंगे। कौन कौन से? पहला तो कि मेवाड़ के राणा का हमेशा क्या करेगा? राज तिलक करेगा। दूसरा कि वह मेवाड़ के राणा के साथ सभी कागज पत्रों पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। तीसरा, वह राणा की अनुपस्थिति के अंदर राजधानी को क्या करेगा? संभालेगा। चौथा, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति होगा। एक बार आरपीसी ने फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेना के भाग पूछ लिए थे, तो आप यहां पर लिखो, नोट डाल के लिख लो ना, आपको ध्यान होने चाहिए। नोट डाल के लिख लीजिए सेना के भाग। अब देखो भाई, ये यहाँ पर सेना खड़ी है। इस सेना का जो ये अगला जो भाग होता था, इस भाग को कहा जाता था हरावल। क्या कहा जाता था? हरावल। और सेना का जो ये पिछला जो भाग होता था इसे कहा जाता था चंदावल। क्या कहा जाता था? चंदावल। और सेना का जो ये मध्य वाला भाग होता था इसे कहा जाता था मध्य भाग। यानी इसका सेम कोई नाम नहीं था स्पेसिफिक। वो तो एक बार आरपीसी ने शायद, हाँ, पीएसआई के अंदर पूछा था कि सलूम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व करता था। स्टेटमेंट दिया था, पूछा था स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। 90% बच्चे क्या करके हैं क्वेश्चन को? गलत करके हैं, क्योंकि उन्हें सेना के भाग पता नहीं थे। वहां पर उन्हें सेना का सेनापति नाम न दे करके क्या दे दिया था? हरावन। तो सेना के अगले भाग के अंदर सेनापति खड़ा रहेगा भाई, जो लीडर होगा सेना का वही सेना को गाइड करेगा, तो वो तो आगे खड़ेगा, आगे खड़ा रहेगा कि भाई किस किस प्रकार से आपको युद्ध करना है। तो आपको यदि ये भी स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सलूम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व करता था, तो कथन बिल्कुल सत्य है। तो आप लिख लीजिए, पहले ही पहले लिखिए हरावल। हरावल किसे कहा जाता था? सेना के अगले भाग। दूसरा लिखो चंदावल। चंदावल कहा जाता था आपके सेना के पिछले भाग को। यदि आपके ये स्टेटमेंट आ जाए कि सलूम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व करता था, यह कथन सही है। यदि ये आ जाए कि सलूम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ की सेना के चंदावल भाग का नेतृत्व करता था,
वो कथन एकदम क्या है, गलत है। अब आगे देखो, इस राणा लाखा के दरबारी विद्वान पूछ लिए जाते हैं, तो आप हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। दो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम था जोटिंग भट्ट और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। क्या नाम था? जोटिंग भट्ट और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। दोनों ही संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। कौन सी भाषा के थे? यदि आपसे ये भी पूछ ले कि ये कौन सी भाषा के विद्वान थे, तो ये जो है आपके संस्कृत भाषा के विद्वान थे। कुल मिला के भाई ये हो गया आपका राणा लाखा कंप्लीट। तो एक बार जो है वो थोड़ा राणा लाखा का रिवाइज कर लेते हैं। तो राणा लाखा का सबसे पहले शासनकाल कब से कब तक है? 1382 से 1421 के अंदर। इसके शासनकाल में जावर से हमें क्या मिली? चांदी की खान प्राप्त हुई। दूसरा फैक्ट कि छित्र बंजारे ने यहाँ पर क्या करवाया था? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कहां पर? उदयपुर के अंदर। और इस झील के किनारे किसका चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। फिर ये जो कुंभाहाड़ा जो था वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए क्या कर गया था? मारा गया था। तीसरा, मेवाड़ मारवाड़ के राजा राव चुन्ना ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह किसके साथ में करवाया था? मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में। इस समय लाखा के बड़े बेटे चुन्ना ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि मेवाड़ का अगला राजा हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। इसलिए चुन्ना को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। और इस त्याग के कारण चुन्ना को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना जो था वो सलूम्बर दिया गया था। और सलूम्बर के सामंत को कुछ प्रिविलेजर्स यानी विशेषाधिकार दिए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहला तो कि वह मेवाड़ के राणा का क्या करेगा? राज तिलक करेगा। दूसरा, वह मेवाड़ के राणा के साथ सभी कागज पन्नों पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। तीसरा, वह राणा की अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा। चौथा, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति होगा। फिर हमने सेना के भाग देखे थे। हरावल कौन सा भाग होता है? सेना का अगला। चंदावल कौन सा भाग होता है? पिछला। फिर हमने इसके दो दरबारी विद्वान देखे थे। क्या क्या नाम था? एक का नाम था जोटिंग भट्ट, एक का नाम था धनेश्वर भट्ट, और दोनों ही संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि सलूम्बर जो था वो मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था। जो एग्जाम के अंदर या तो सलूम्बर के या तो मेवाड़ के सामंतों के प्रकार पूछ लिए जाते हैं या फिर मेवाड़ के ठिकानों के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहीं पर एक नोट डाल के बात लिख लीजिए, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिएगा और हेडिंग डाल लीजिए कि मेवाड़ के सामंतों या ठिकानों के प्रकार। भाई एक ठिकाने के अंदर एक ही सामंत होता था, तो चाहे सामंतों के भी भाग प्रकार पूछ ले तो भी वो उतने ही होंगे। जीते की क्या होते थे? इस ठिकानों के होते थे। तो इस मेवाड़ के अंदर कुल मिला के 3 प्रकार के सामंत या फिर क्या थे? ठिकाने थे। आपको तो जब भी पूछे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चले जाना है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सबसे नीचे नीचे मिलेगा आपको 3rd ग्रेड टीचर, उसके ऊपर आपको मिलेगा 2nd ग्रेड टीचर, उसके ऊपर मिलेगा आपको 1st ग्रेड टीचर और उसके ऊपर आपको मिलेगा प्रिंसिपल। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 प्रकार के क्या थे? सामंत थे। सबसे पहला लिखो आप 1st ग्रेड, प्रथम श्रेणी। अब आप देखो, जो अपनी स्कूल के अंदर 1st ग्रेड टीचर होते हैं वो क्या ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? कम ही होते हैं भाई। एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होगा।
तो इसके अंदर जो प्रथम श्रेणी के सामंत थे वो थे 16, और इन्हें जो कहा जाता था वो कहा जाता था उमराव। क्या कहा जाता था? उमराव। यदि आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सबसे प्रमुख सामंत होता था वो कहाँ का होता था, तो वो होता था आपका सलूम्बर का। तो आप इसके अंदर लिख लो, सबसे प्रमुख सामंत कहाँ का होता था? वो मैंने आपको अभी बताया, कहाँ का? सलूम्बर का। शायद पीएसआई 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ का अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था। तो आप सबसे पहले अपने ठिकाने पढ़ रहे हैं तो लिख लो प्रथम श्रेणी का अंतिम ठिकाना। मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, अंतिम ठिकाना, आप पूरा लिखना प्रथम श्रेणी का अंतिम ठिकाना। ये जो था ये देवगढ़ था। कौन सा था? देवगढ़, जो कि 1608 के अंदर बना था। कहाँ बना था, कब बना था? 16 से 8 के अंदर। अब फर्स्ट ग्रेड समाप्त हो गया, सेकंड ग्रेड टीचर पे आ जाओ। लिखो आप द्वितीय श्रेणी। इसके अंदर आपके 32 सामंत थे। कितने सामंत थे? अब आ जाओ आप थर्ड ग्रेड के अंदर, तृतीय श्रेणी। अब थर्ड ग्रेड के अंदर आपके जितने बच गए वो सभी डाल दो। यानी इसके अंदर 100 से अधिक सामंत थे। और इन सामंतों को जो कहा जाता था वो कहा जाता था गोल के सामंत। क्या कहा जाता था? गोल के सामंत। तो ये हो गए भाई आपके नोट डाल के मेवाड़ के ठिकानों या सामंतों के प्रकार। इनको वापस हम जब राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था देखेंगे तब और पढ़ लेंगे, तब आपके ये एक बार रिवाइज हो जाएंगे। आप एक बार इनको यही लिख लो और यही याद कर लो। हो सकता है अपने मिडिवल ये प्रशासनिक व्यवस्था तक जाए उससे पहले आपका रीट वगैरह का कोई एग्जाम हो, उसके अंदर इनसे क्वेश्चन पूछ ले। तो जो अपने हाथ में आ रहा है उनको तो लिख लो। तो ये आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। एक बार वापस मैं आपको राणा लाखा जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, राणा लाखा का शासनकाल कब से कब तक है? 1382 से 1421। इसके शासनकाल में हमें जावर से चांदी की क्या हुई थी? खान प्राप्त हुई थी। फिर छित्र बंजारे ने उदयपुर के अंदर पिछोला झील का निर्माण करवाया था और इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। फिर कुंभहाड़ा जो है वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। फिर मारवाड़ के राजा राव चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में करवाया था। इस समय लाखा के बड़े बेटे चुंडा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि मेवाड़ का अगला राजा हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। इस कारण चुंडा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। और इस त्याग के कारण चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया था, वो था सलूम्बर। और सलूम्बर के सामंत को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जैसे सबसे पहला कि वह मेवाड़ के राणा का राज तिलक करेगा। दूसरा, वह मेवाड़ के राणा के साथ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। तीसरा, वह राणा की अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा। चौथा, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। फिर हमने सेना के भाग देखे थे। सेना का अगला भाग क्या कहलाता है? हरावल। सेना का पिछला भाग क्या कहलाता है? चंदावल। फिर हमने इसके दरबारी विद्वान देखे थे, कितने हैं? 2। एक का नाम है जोटिंग भट्ट, एक का नाम है धनेश्वर भट्ट। और दोनों ही कौन सी भाषा के विद्वान थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे।
फिर हमने मेवाड़ के अंदर सामंतों या ठिकानों के प्रकार देखे थे। कितने प्रकार के सामंत या ठिकाने होते थे? 3 प्रकार के। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कितने? 16, जिन्हें क्या कहा जाता था? उमराव। और इनमें जो सबसे प्रमुख जो सामंत या प्रमुख जो ठिकाना था वो कौन सा था? सलूम्बर। और सबसे जो अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना बना था वो कौन सा था? देवगढ़, जो कब बना था? 1608 के अंदर। फिर सेकंड ग्रेड, इसमें कितने सामंत थे? 32। फिर तृतीय श्रेणी में इनमें 100 से अधिक सामंत, या जो बच गए वो सारे, यानी गोल के सामंत कहा जाता था इनको। तो ये हो गया आपका राणा लाखा कंप्लीट। तो अब आपके कोई कमेंट आ रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो आपके पूछ लो। तो आपके पूछ रहे हैं कि सर एक बार हमीर जो है वो वापस रिवाइज करवा दीजिए। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो सबसे पहले राणा हमीर, हमीर का शासनकाल कब से कब तक है? 1326 से 64 तक। आप सभी एक बार देख लीजिए, क्योंकि कोई फैक्ट छूट तो नहीं गए। सबसे पहले इनके दादा का नाम था लक्ष्मण सिंह। इनके पिता का नाम था हरि सिंह। इन्होंने 1326 ईस्वी के अंदर बनवीर सोनग्रा को हरा करके मेवाड़ पर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ये सिसोदा गांव के थे, अतः यहाँ से गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा प्रारंभ होती है। इन्होंने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। 1336 के अंदर सिंगोली के युद्ध में इसने दिल्ली के राजा मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था, जो कि मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या है? इष्ट देवी है। कुल देवी बाण माता है। फिर हमने इसकी उपाधियां देखी थी, कितनी उपाधियां मिलती है? 3। सबसे पहली विषम घाटी पंचानन, कौन सी प्रशस्ति में मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। दूसरी वीर राजा, कौन सी बुक में मिलती है? रसिक प्रिया। तीसरी वीर ये प्रबल हिंदू, कौन कहता है इन्हें? जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फिर हमने एक नोट डाल के बात लिखी थी कि राहप ने जो है वो सिसोदा गांव की क्या की थी? स्थापना की थी। और किस राजा के शासनकाल में की थी? वो की थी आपके क्षेम सिंह के काल में। तो कल इतनी बातें लिखाई, कोई इनमें से कोई टॉपिक छूटा तो नहीं? यदि कोई पॉइंट छूट गया तो अब आप इसको जो है वो वापस लिख लीजिएगा। तो अब आपके ज्यादातर कमेंट है नहीं, गुड नाइट वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, गुड नाइट।